हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो डैम होता है इसका मैं सेक्शनल व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये डैम के सेक्शनल में आपने कभी देखा है कि डैम जो होते हैं वो नीचे से ब्रॉडर होते हैं और ऊपर से जो होते हैं वो नैरोवर होते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो ऊपर जाके नैरो होती है। ऐसा क्यों होता है? एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो हम लोग बैंड पहनते हैं, ये बैंड की अगर आप मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो बैंड है वो डीप डाइविंग के लिए अलाउड नहीं है। मतलब कि एक ज़्यादा डेप्थ में आप उसको लेके नहीं जा सकते पानी के अंदर। आपको बोला जाता है कि इट इज़ रेजिस्टेंट अप टू 50 मीटर्स ऑफ डेप्थ, कि पानी को रेजिस्ट करता है। दिस इज अ वाटर रेजिस्टेंट डिवाइस, ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट अप टू 50 मीटर्स। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई डिवाइस 50 मीटर तक ही वाटर को अंदर नहीं जाने देगा, उसके बाद चांसेस है कि पानी अंदर घुस जाए? तो इसके जो आंसर्स है ना वो आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ देगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि ये लॉ क्या है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। उसके बाद आपको इन दोनों के आंसर मिल जाएंगे कि भाई डैम जो होता है वो नीचे से ब्रॉडर क्यों होता है और ऊपर से नैरोवर क्यों होता है, और ये बैंड जो होती है वो 50 मीटर के बाद में ऐसा तो क्या होता है कि आपको पानी घुसने का चांसेस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि इट इज डिफाइनिंग अ प्रेशर। किसमें? अगर मेरा पानी या तो फ्लूइड जो एक रेस्ट पे है, तो अगर मैं वर्टिकली नीचे जाता हूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन क्या होता है वो डिफाइन करता है ये लॉ। ठीक है, तो एक फनी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सनी डे के दिन आप स्विमिंग पूल में गए और आपने ऊपर से डाइव लगाई। तो हम अभी क्या करेंगे, एक आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको अपने फेस के ऊपर जो प्रेशर फील होता है पानी के कारण, जैसे ही आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं वो प्रेशर फील करना है कि क्या हो रहा है, वेरिएशन। ठीक है, तो मान लीजिए आपने डाइव लगाया और एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने फोटोग्राफ ले लिया और उस फोटोग्राफ में मैं पाया कि आपकी जो डेप्थ है सरफेस से Z1 मीटर्स पे नीचे आप आए, और उस टाइम पे आपको प्रेशर जो फील हो रहा था आपके फेस को, वो हो रहा था प्रेशर P1 जितना फील। और आगे गए आपने और मैंने एक दूसरे लेवल पे वापस फोटोग्राफ ले लिया आपका, और उस फोटो में आपका डेप्थ जो था वो Z2 मीटर का था सरफेस से, और उस पॉइंट में आपका फेस जो है प्रेशर फील कर रहा है मान लो P2। अब मुझे एक जवाब दीजिए कि ये प्रेशर की जो वैल्यू है P1 और P2, तो क्या लगता है कि P2 की जो वैल्यू होगी जो आपको फील हो रहा होगा हायर डेप्थ पे, क्या वो P1 से बड़ा होगा, या फिर क्या वो P1 से छोटा होगा, या फिर क्या वो P1 के बराबर होगा, इक्वल होगा? मतलब यहाँ पर जो प्रेशर फील हो रहा है क्या वो इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, कि इसके बराबर होगा? क्या लगता है? अगर ये आपको इंट्यूशन में आंसर नहीं मिल रहा है तो कभी ट्राई करके देखना, और आप देखोगे कि P2 जो आपको फील हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू P1। तो एक्चुअल में प्रेशर जो आपके सराउंडिंग में है फ्लूइड के एट हायर डेप्थ वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू P1। तो सवाल ये उठता है कि चलो मैंने इतना बोल दिया कि P2 इज लार्जर ग्रेटर देन P1, बट ये कितना बड़ा है कि प्रेशर P2 जो है वो कितनी पास्कल से ज़्यादा है या ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू P1, ये सवाल है। तो इसका जवाब हम लोग आज इस लेक्चर के थ्रू देखने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसका जवाब देने के लिए आपको कि एक मैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिलिंड्रिकल पानी का एलिमेंट निकालूंगा बाहर, जो कि ये स्विमिंग पूल में से इतना बड़ा सिलिंड्रिकल का एलिमेंट मैं बाहर निकालता हूँ। अब इनका जो ऊपर का सरफेस एरिया है वो आपका A है, और ये जो हाइट है वो सपोज H है, मतलब आपका Z1 से लेकर Z2 तक की जो हाइट है वो आपकी H मीटर्स की है। और ये जो मेरा है वो क्या है, पूरा पानी है जो कि रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है मतलब इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, सब में आपका बैलेंस कर रहा है। क्योंकि ये पूरा पुल स्टेडी कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, तो ये जो एलिमेंट में निकाल रहा हूँ सिलिंड्रिकल, वो भी आपका स्टेबल या कह सकते स्टेडी कंडीशन में होगा। तो इसके एलिमेंट के ऊपर भी जो फोर्सेस लग रहा है चाहे वर्टिकल में चाहे हॉरिजॉन्टल में, वो भी बैलेंस करने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एलिमेंट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये इक्विलिब्रियम में है तब आई विल से कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मैं जीरो करता हूँ। ठीक है, ये जीरो होता ही जब इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब पहले देखते हैं कि कितने फोर्सेस लगते हैं। तो मैं इस एलिमेंट के ऊपर अलग अलग फोर्सेस जो लग रहा है वो देखता हूँ कि वो क्या क्या लग रहा है फोर्सेस, एंड देन वी विल सी कि वैल्यूज क्या है। तो एक होता है सरफेस फोर्सेस कि जो एलिमेंट के सरफेस के ऊपर लगते हैं, तो आपके टॉप के ऊपर लगते हैं, कुछ सिलिंड्रिकल की आसपास के सरफेस के ऊपर लगते हैं और कुछ नीचे से लग रहा है। ठीक है, एक होता है बॉडी फोर्स जो पूरी बॉडी पे लगता है, जो उसका वेट होगा खुद का। तो सरफेस फोर्स क्या होगा, जो मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, कि इसके पास वाला जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उसके कारण जो फोर्स होगा वो आपका सरफेस फोर्स होगा। अब हमारा कंडीशन क्या है, हमको खाली वर्टिकल का ही देख रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस उसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, हम खाली वर्टिकल को देख रहे हैं। तो वर्टिकल में जो मेरी ये 3 सरफेस है मेरे पास में, तो हम 2 सरफेस को ही पकड़ेंगे, ऊपर वाली सर्कुलर सरफेस और नीचे वाली सरफेस, क्योंकि हम लोगों को खाली वर्टिकल फोर्स को ही बैलेंस करने का देख रहा है। ये 2 फोर्सेस है। तो मान लीजिए कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1 जितना, और उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्रेशर मेरा इस सरफेस पे P1 प्रेशर है, तो P1 इंटू एरिया में करूंगा तो मुझे F1 मिल जाएगा। यस,
सिमिलरली बॉटम का अगर देखेंगे तो बॉटम प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है F2 बिकॉज ऑफ प्रेशर P2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रेशर P2 इंटू दैट सर्कुलर एरिया दैट इज A, तो P2 इंटू A उसकी वैल्यू होगी। अब मेरा थर्ड फोर्स जो है बॉडी फोर्स है, वेट, वेट कितना होगा मेरा उसको फाइंड करता है। वेट हमेशा क्या होता है, मास इंटू जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस फ्लूइड एलिमेंट का मास कितना होगा, दैट विल बी, जो डेंसिटी है उसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मैं रो इंटू वी कर दूंगा। डेंसिटी पाने का मुझे पता होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये एरिया इंटू ये एच, एरिया इंटू ये एच आपका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम के बदले में ए इंटू एच रिप्लेस कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, रो ए एच जी, उसको मैं अलग निकाल लेता हूँ। अब ये तीनों फोर्स अगर आप देखते हो तो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, कोई नीचे लग रहा है, कोई ऊपर लग रहा है। तो पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं। तो जो भी फोर्सेस अपर डायरेक्शन में होंगे उनको मैं पॉजिटिव मानता हूँ मेरे कन्वेंशन के हिसाब से, और जो फोर्सेस नीचे लग रहा है तो मैं नेगेटिव माना, मतलब मेरा पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ है। तो ये F2 पॉजिटिव होगा, F1 नेगेटिव, W भी नेगेटिव, तो F2 माइनस W माइनस F1 इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 करता हूँ तो F2 इन दोनों को मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा, तो F2 इक्वल्स टू W प्लस F1 मिल जाएगा। अब तीनों की जो वैल्यू है ना, F2 की वैल्यू P2 इंटू ए, F1 की वैल्यू P1 इंटू ए, और W की रो ए एच जी, वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, P2 इंटू ए इक्वल्स टू रो ए एच जी प्लस P1 इंटू ए। एरिया जो है वो तीनों में कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन से कैंसिल एंड आउट, तो आपका क्या बचा अल्टीमेटली P2 इक्वल्स टू रो जी एच प्लस P1। तो ये इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। अब ये गौर से देखिए क्या है, P2 मतलब प्रेशर एट Z2 इक्वल्स टू P1 प्रेशर एट Z1 प्लस समथिंग, मतलब कि P2 इज हायर, कितना बड़ा है, रो जी एच जितना बड़ा है। रो जी एच क्या है, अब देखिए आपको आंसर मिल गया, हम जो पूछ रहे थे वो कितना बड़ा है, रो जी एच जितना बड़ा है। तो रो जी एच क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये पूरा पानी भरा हुआ है ना, डेंसिटी किसका है, जो वाटर 1 से लेकर के 2 के बीच में जो फ्लूइड भरा है ना उसका डेंसिटी है रो। तो रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एच क्या है, जो दो वैल्यू की आप बात करें Z1 और Z2 उसके बीच का डिस्टेंस है, मतलब टोटल हाइट है, ये आपका एच इज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दी बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2। क्लियर हुआ। तो ऑलवेज याद रखिए, इसको मैं थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, P2 मतलब प्रेशर एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट, P1 मतलब प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड पॉइंट। तो प्रेशर एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड पॉइंट प्लस रो जी एच, जो रो मतलब फ्लूइड भरा हुआ है उसका डेंसिटी, जी और एच मतलब दोनों के बीच में हाइट। क्लियर। और ये जो इक्वेशन है उसको जनरली हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो आप देखेंगे, एंड दिस इज मेनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये जो लॉ हम यूज करें इनकम्प्रेसिबल के लिए यूज करें। जनरलाइज फॉर्म आगे देखने वाले हैं कि जनरलाइज फॉर्म लॉ का क्या कहता है, बट अभी इसको लेके चलते हैं, और इस पूरे करिकुलम में हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो को ही देख रहे हैं मोस्टली। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉइंट है ए जिसका प्रेशर मेरे पास डिफाइंड है और वो Z1 मीटर की हाइट पे है सरफेस से, और वो है मेरा 1000 पास्कल प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है बी जो कि इस पॉइंट से थोड़ा 2 मीटर नीचे है और मुझे इसका प्रेशर पता नहीं है, तो हाउ कैन आई फाइंड। कोई भी टाइम पे अगर आपको एक पॉइंट ऊपर प्रेशर पता है, उसका डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का, तो आपको फाइंड करने के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। कैसे, आप ए और बी के बीच में लॉ लगा दीजिए, प्रेशर एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट हायर प्लस रो जी एच। तो प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। प्रेशर एट ए मुझे पता है, रो मुझे पता है क्योंकि पानी है, तो मेरा क्या होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी 9.81, एच मेरा 2 मीटर, मैं वैल्यू लगा दूंगा सारी की सारी, क्या मिलेगा मुझे 20620 पास्कल प्रेशर एट पॉइंट बी। सिमिलरली मुझे अगर प्रेशर सी पे फाइंड करना है जो कि और 3 मीटर नीचे है, तो यू विल गेट प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट बी। बी से भी यूज कर सकते हो या ए से भी यूज कर सकते हो। अगर ए से यूज करोगे तो पी ए प्लस रो जी एच, तो उस टाइम पे आपको एच जो है वो फाइल लेना पड़ेगा। जब बी से यूज करोगे पी सी इक्वल्स टू पी बी प्लस रो जी एच, तो आपका एच 3 मीटर आएगा। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। मैं यहाँ पर बी को यूज करके सी का प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ, तो प्रेशर एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट हायर पॉइंट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी बी तो मुझे पता है 20620 प्लस रो जी पता है, एच इज 3 मीटर बिटवीन दिस 2 पॉइंट। आपका आंसर आएगा 5050 पास्कल। अब ये वैल्यूज गौर से देखिए, पहले 1000 फिर 20,000 फिर 50,000। ये अल्टीमेटली जैसे आप नीचे जा रहे हो ना, प्रेशर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द रूल
कि जैसे ही आप फ्लूइड के अंदर डेप्थ में जाएंगे प्रेशर आपका बढ़ने वाला है। इसीलिए आपने कोई मूवी देखा होगा गाजी अटक, तो उसमें क्या है कि आपकी जो सबमरीन है वो डिजाइन की रहती है एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही, उसके नीचे आप जाओगे तो सबमरीन के नॉट हैंडल दैट प्रेशर, कंप्रेसिव प्रेशर जो उसको फील हो रहा है आसपास के पानी से, ठीक है। इसलिए कोई भी इन वाटर व्हीकल जो है इट इज डिजाइन ऑलवेज डिजाइन अप टू सर्टेन डेप्थ। इवन ये आपकी जो बैंड है वो भी एक डेप्थ तक ही, 50 मीटर के डेप्थ तक जो प्रेशर पड़ता है उतना हैंडल कर सकती है। उसके नीचे आप जाओगे तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपका पानी अंदर घुस सकता है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करूं हाइड्रोस्टैटिक लॉ को, तो ये कहता है द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, जो नीचे जा रहा है तो प्रेशर जो इंक्रीज होने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्विवेलेंट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, मतलब रो जी के इक्विवेलेंट है। आप देखो इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो ये ऐसा कहता है कि डेल dp बाई डी इक्वल्स टू रो जी, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इज इक्वल्स टू रो जी। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा p इक्वल्स टू रो जी एच। अल्टीमेटली वही आएगा, बट कब, फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो आपका जनरलाइज फॉर्म है, तो ये जो फॉर्म दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट हमारे पूरे करिकुलम में हम लोग जब हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज करेंगे तो वी आर ओनली फोकसिंग मेनली ऑन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आपको इसके पहले वाला इक्वेशन याद रखना है कि प्रेशर एट लोअर एल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड पॉइंट प्लस रो जी एच, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, दिस इज स्पेसिफिक वेट, रो इनटू जी स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो ये इसका जनरल स्टेटमेंट है। तो अब आपको पता पड़ा होगा ना कि डैम में नीचे की तरफ ब्रॉडर क्यों है, बिकॉज जैसे नीचे आओगे ना तो प्रेशर इंक्रीज होता होगा, तो ये हायर प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए डैम की नीचे की तरफ, और जैसे ऊपर है तो नैरोवर है। सेम वे में आपने देखा होगा कि ये जो बैंड है उसके डेप्थ में लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि 50 मीटर की डेप्थ तक जो प्रेशर पड़ता होगा उसको हैंडल कर लेगा, उसको रेजिस्ट कर लेगा, बट उसके आगे जाएगा तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि पानी कैन वाटर कैन एंटर इनटू द डिवाइस, ठीक है, इसलिए मना करता है। सो आई होप कि आपको ये लॉ समझ में आया है, क्योंकि ये लॉ एक बहुत बड़ा बेसिस है आगे जाकर के सारे लेक्चर्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।